अब जो हम समाजशास्त्री का व्याख्या करने जा रहे हैं उनका नाम है हर्बर्ट मार्क्यूस साहब। खैर हर्बर्ट मार्क्यूस साहब का जन्म 1898 और मृत्यु 1979 में हो गई। जर्मनी के नव मार्क्सवादी दार्शनिक हर्बर्ट मार्क्यूस साहब प्रख्यात फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के आलोचनात्मक क्रिटिकल सिद्धांत से संबद्ध रहे। उनका शिक्षण प्रशिक्षण बर्लिन और फ्रेमवर्क विश्वविद्यालय में हुआ था। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अन्य सदस्यों की भांति हर्बर्ट मार्क्यूस साहब भी सन 1934 में जर्मनी से निर्वासन के कारण अमेरिका चले गए और मृत्यु पर्यंत उग्रवादी रेडिकल राजनीति से अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए अमेरिका में ही रहे। इनके विचारों ने सन 60 के दशक में अमेरिका और यूरोप दोनों स्थानों के उग्रवादियों विशेषतः वामपंथी विद्यार्थी समूहों पर गहरा प्रभाव अंकित किया। इसी काल में उन्होंने नव वामपंथ के पिता के रूप में कुख्याति अर्जित की। उन्हें अमेरिका और यूरोप दोनों ही स्थानों पर तथाकथित नव वामपंथ को प्रभावित करने वाला तथा रक्षक दोनों रूपों में देखा गया। मार्क्यूस साहब विशेष रूप में पूंजीवाद मार्क्सवाद विशेषतः अविभाजित पूर्व सोवियत संघ में प्रयोग किए गए मार्क्सवाद क्रांति और मानवीय मुक्ति प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन आधुनिक समाज में कामुकता और व्यक्ति के भाग जैसे विषयों के गूढ़ विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। प्रघटना क्रियावाद और विवेचनात्मक सिद्धांत के माध्यम से मार्क्यूस साहब का मार्क्सवाद की ओर रुझान पैदा हुआ। उनकी विचारणा का मुख्य केंद्र औद्योगिक पूंजीवाद में मानव के अस्तित्व की दशाओं की खोज करना रहा है। उनके एक आयामी समाज के सिद्धांत ने समकालीन पूंजीवादी और राजशासित साम्यवादी समाजों के बारे में आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है और उनकी महान अस्वीकृति की धारणा ने उन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन और समृद्ध समाज में मुक्ति के एक चर्चित सिद्धांतकार के रूप में विख्यात बना दिया। मार्क्यूस साहब हर्शल और हाइडेगर के प्रघटनावाद से काफ़ी प्रभावित थे। आलोचनात्मक सिद्धांत की उनकी व्याख्या का विकास यूरोपीय दर्शन की मुख्य धारा अर्थात हीगल की कृतियों प्रघटनाशास्त्र और अस्तित्ववादी दर्शन के साथ साथ मार्क्सवाद के कुछ पक्षों के समन्वय से हुआ। मार्क्यूस साहब ने लिखा है कि अधिकांश मार्क्सवाद कठमुल्ला रूढ़िवाद के रूप में विकृत हो गया है, अतः इसे यथार्थ प्रघटना शास्त्रीय अनुभव के साथ घुलाने मिलाने की आवश्यकता है ताकि मार्क्सवादी सिद्धांत को पुनर्जीवित किया जा सके। इसी के साथ उन्होंने यह लिखा है कि मार्क्सवाद ने व्यक्ति की समस्या की उपेक्षा की है। मार्क्यूस साहब आजीवन सामाजिक बदलाव और पूंजीवाद से समाजवाद की ओर संक्रमण की संभावना के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशहाली की समस्या से जूझते रहे। अपने इन विचारों के प्रतिपादन हेतु वे जीवन भर मैक्स हर्कहाइमर, थियोडर अडॉर्नो और फ्रैंकफर्ट संस्थान के अन्य अंतरंग सदस्यों के साथ जुड़े रहे। मार्क्यूस साहब के लेखनों में राजनीति और सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ दार्शनिक और सांस्कृतिक आलोचना सम्मिलित है। उनके सभी लेखनों में आधुनिक समाजों की सर्वाधिकारवादी निरंकुश प्रवृत्तियों की गूंज स्पष्ट सुनी जा सकती है। उनकी दृष्टि में पूंजीवाद आर्थिक दशाओं के परे चले गया है जिसका विश्लेषण मार्क्स ने किया है और कामगार वर्ग एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में विकसित होने में असफल रहा है। उनकी आशा थी कि ऐसे समूह जैसे अश्वेत लोग और अपने जीवन के कुछ अवधि तक विद्यार्थी वर्ग जिन्हें व्यवस्था से अलग कर दिया गया है वे विरोधियों की भूमिका निभा सकते हैं।
उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक तार्किकता और क्रांति रास्ता से अलग कर विरोधियों की भूमिका निभा सकते। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक तार्किकता और क्रांति, हीगल और सामाजिक सिद्धांत का उदय, हीगल और सामाजिक सिद्धांत का उदय 1941 यानी 1941 में हीगलवाद और मार्क्सवाद की आलोचनात्मक और नकारात्मकता व्याख्या की। इस पुस्तक में उन्होंने हीगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक चिंतन की समानता के कई पक्षों को उजागर किया। साथ ही इसमें मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत की विस्तृत समीक्षा भी की गई है। मार्कूज साहब ने इसी में प्रत्यक्षवादी दर्शन की भी कटु आलोचना करते हुए इसके प्रति अपनी असहमति जताई। सन 1955 में मार्कूज साहब ने जीवन वृत्ति और सभ्यता नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दुस्साहसिकता के साथ मार्क्स और फ्राइड के विचारों का समन्वय करने का यत्न किया। जहां मार्क्स ने अपने विश्लेषण में व्यक्ति को कोई स्थान नहीं दिया है, मार्कूज साहब ने फ्राइड को अपना आधार बनाकर व्यक्ति की कामुकता या सेक्सुअलिटी का सविस्तार विश्लेषण किया। फ्राइड के तात्विक विचारों, विशेषतः उनकी जीवन एवं मृत्यु की मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या कर उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार आधुनिक संस्कृति व्यक्ति की इच्छाओं को परिवर्तित कर उसे पराया बना देती है। जहां फ्राइड ने अपनी पुस्तक सभ्यता तथा इसके असंतोष में लिखा है कि सभ्यता अनिवार्यतः दमन, असंतोष और दुख पैदा करती है। वहाँ मार्कूज साहब ने एक ऐसी दमनहीन सभ्यता का खाका खींचा है जिसमें अंतःशक्तिक और अलगावहीन श्रम, मनोरंजन एवं मुक्त कामुकता की प्रचुरता होगी। एरिक फ्रॉम ने मार्कूज द्वारा फ्राइड के किए गए विश्लेषण को चुनौती देते हुए लिखा है कि फ्राइड एक क्रांतिकारी विचारक की अपेक्षा एक रूढ़िवादी विचारक थे। मार्कूज साहब की एक अत्यधिक प्रसिद्ध पुस्तक एक-आयामी मानव, वन डायमेंशनल मैन 1964 काफ़ी चर्चा का विषय रही। मार्कूज साहब ने इस पुस्तक में उन्नत औद्योगिक समाज पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था की कटु आलोचना करते हुए समाजवादी क्रांति के मार्क्सवादी सिद्धांत का भी खंडन किया। इसमें उन्होंने पूंजीवाद के उन तरीकों को उजागर किया है जो विरोध की संभावनाओं को सीमित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्कूज की यह पुस्तक माओ की लाल किताब से भी अधिक बिकी है। उन्होंने इसमें उन कारकों का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया है जिसके कारण मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लागू नहीं हो पा रहा। इसमें मार्कूज साहब ने आधुनिक प्रौद्योगिकी और विज्ञान पर आधारित समाज का दार्शनिक पक्ष भी प्रस्तुत किया। यही नहीं, उन्होंने पूंजीवादी और मार्क्सवादी समाज दोनों के स्थान पर एक तीसरे रास्ते को प्रस्तावित किया। मार्कूज साहब लिखते हैं कि औद्योगिक समाज कृत्रिम आवश्यकताओं को जन्म देते हैं जो व्यक्तियों को उत्पादन और उपभोग की इस व्यवस्था में विलीन कर देते हैं। जनसंचार के साधन, संस्कृति, विज्ञापन, औद्योगिक प्रबंध और आधुनिक सोच विचार का तरीका, ये सभी विद्यमान
व्यवस्था को ही जीवित रखते हैं। ये नहीं, ये सभी नकारात्मकता, आलोचना और विरोध को समाप्त करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप सोच, विचार और व्यवहार के एक आयामी विश्व का जन्म होता है। इस एक आयामी विश्व में समालोचनात्मक चिंतन और विरोधी व्यवहार की क्षमता और कौशल दोनों ही मुरझा जाते हैं। मार्क्यूस साहब का इस बारे में प्रमुख तर्क है कि उन्नत औद्योगिक समाज मानव विकास और सृजनात्मक स्वतंत्रता का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यही नहीं, वह मनुष्य के स्वतंत्र विकास की संभावनाओं को भी समाप्त कर देता। मार्क्यूस साहब के अनुसार आधुनिक प्रौद्योगिकी समाज ने एक मिथ्या चेतना को बढ़ावा देकर मानव मात्र को अपने शिकंजे में कस दिया। यह मिथ्या चेतना भय और उपभोक्तावाद पर आधारित है। प्रौद्योगिकी क्रांति ने जीवन की सुख सुविधाओं में अप्रतिम विस्तार किया है। ऐसी स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण स्तरों पर अलगाव की भावना बहुत सीमा तक लुप्त हो चली है। मशीनीकरण ने कामगार के काम को हल्का कर दिया है। अब उसे घोर परिश्रम नहीं करना पड़ता। यही नहीं, उसकी मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। इसी स्थिति ने अलगाव की भावना में परिवर्तन ला दिया है। सृजनशीलता से प्राप्त सुख की कामना धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। कामगार वर्ग अब एक मिथ्या चेतना के अधीन श्रम करता है। यह मिथ्या चेतना धर्म की नहीं, किसी अतीन्द्रिय सुख की नहीं, अपितु वर्तमान भोगवादी सुख की मिथ्या चेतना है, जो उसके अलगाव पर पर्दा डालती है। रूढ़िवादी मार्क्सवादियों तथा विभिन्न राजनीतिक एवं सैद्धांतिक प्रतिबद्धता वाले व्यक्तियों ने इस पुस्तक की तीव्र आलोचना की है। इस पुस्तक में अभिव्यक्त निराशावाद के बावजूद इसने कई नव वामपंथियों को काफ़ी प्रभावित किया है। क्योंकि हर्बर्ट मार्क्यूस साहब ने अपनी इस कृति के द्वारा पूंजीवादी और मार्क्सवादी दोनों प्रकार के समाजों के प्रति जो उनमें असंतोष का ज्वार उठ रहा था, उसे शाब्दिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। मार्क्यूस साहब ने क्रांतिकारी परिवर्तन के अभियान को गति प्रदान की और क्रांतिकारी विरोध की नवीन उभरती हुई शक्तियों को नेतृत्व प्रदान कर उन्हें संरक्षण प्रदान किया। परिणामतः उन्हें सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा घृणा मिली, किंतु नव क्रांतिकारियों द्वारा सम्मान और सद्भाव प्राप्त हुआ। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, उनमें पहला हो गया रीजन एंड रिवोल्यूशन, जो 1941 में आया। दूसरा हो गया इरोस एंड सिविलाइजेशन, जो 1955 में आया। तीसरा हो गया सोवियत मार्क्सिज्म, जो 1958 में आया। चौथा हो गया वन डायमेंशनल मैन, जो 1964 में आया। पाँचवा हो गया ए क्रिटिक ऑफ प्योर टॉलरेंस, जो 1965 में आया। छठा हो गया एन एसे ऑन लिबरेशन, जो 1969 में आया। 5 लेक्चर, जो 1970 में आया। स्टडीज इन क्रिटिकल फिलोसफी, जो 1972 में आया। निगेशन, जो 1989 में आया। तो ये अल्फ्रेड हर्बर्ट मार्क्यूस साहब की जीवन वृत्ति का उल्लेख किया गया है। उनकी कुछ पुस्तकों का भी उल्लेख किया। इसके अलावा भी कुछ पुस्तकें हैं जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी जो हम पुस्तक का उल्लेख किए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी। अब जो अगले हम समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं, उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल साहब। अल्फ्रेड मार्शल साहब का जन्म 1842 और उनकी मृत्यु 1924 में हो गया। अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890
नामक बहुप्रसिद्ध एवं प्रभावशाली पुस्तक के रचयिता ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल साहब ने अर्थव्यवहार संबंधी कई सिद्धांतों का प्रणय एवं विवेचन किया है। वे सन 1870 की सीमांतवादी क्रांति में भाग लेने के लिए भी जाने जाते हैं। इस क्रांति ने इस विचार को उजागर किया कि मूल्यों का निर्धारण सीमांत उपयोगिता उपभोक्तावाद की और सीमांत उत्पादन के कारकों द्वारा होता है। समाजशास्त्रियों की मार्शल में रुचि उत्पन्न होने के कारण टालकट पार्सन की पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 है, जिसमें उन्होंने अन्य समाज वैज्ञानिकों के साथ मार्शल साहब के विचारों की भी समीक्षा की है। पार्सन साहब ने मूल्यों के सिद्धांत में निहित मार्शल के सिद्धांत उपयोगिता की धारणा को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि चूंकि वह मूल्य एक अवशिष्ट श्रेणी है, अतः अर्थशास्त्र की विश्लेषणात्मक योजना में इसका कोई स्थान नहीं। पार्सन्स ने इस मूल्यों को अपने क्रिया की संदर्भ परिधि एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सम्मिलित कर मूल्यों के अध्ययन को समाजशास्त्र के समान सैद्धांतिक ढांचे के लिए आवश्यक बताया। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में प्रकाशित हुआ। तो ये जो समाजशास्त्री थे अल्फ्रेड मार्शल साहब, उनकी कृति का उल्लेख किया गया है और उनकी एकमात्र पुस्तक जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित हुआ। उनका वर्णन किया गया है। इनके अलावा भी कुछ पुस्तकें हैं जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी। अब जो अगले समाजशास्त्री का हम वर्णन करने जा रहे हैं उनका नाम है एच थॉमस मार्शल। एच थॉमस मार्शल साहब का जन्म 1873 और मृत्यु 1982 में हो गया। सुप्रसिद्ध संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के ब्रिटिश इतिहासकार, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थॉमस एच मार्शल साहब ने नागरिकता की समस्या और आर्थिक एवं राजनीतिक प्रजातंत्र के आपसी संबंधों को अपने लेखन का विषय बनाया। उन्होंने अपनी पुस्तक नागरिकता और वर्ग सिटीजनशिप एंड क्लास, जो 1944 में कहा कि नागरिकता का 18वीं शताब्दी के कानूनी अधिकारों जैसे मताधिकार से विस्तार होकर 19वीं शताब्दी में राजनीतिक अधिकार और 20वीं शताब्दी में कल्याण अधिकार जैसे सामाजिक सुरक्षा संबंधी भुगतान के रूप में हुआ। इन अधिकारों का कानूनी न्यायालयों, सांसदों और कल्याण राज्य के रूप में संस्थानीकरण हुआ है। उन्होंने लिखा है कि नागरिक कल्याण जैसे राजनीतिक अधिकारों और पूंजीवाद द्वारा उत्पन्न सामाजिक वर्ग असमानता के बीच एक मौलिक विरोधाभास है। किस प्रकार वर्ग असमानता राजनीतिक प्रजातंत्र को प्रभावित करती है और किस प्रकार राजनीतिक प्रजातंत्र वर्ग असमानता के आधार को चुनौती देती है, जैसे विषय ही मार्शल साहब की कृतियों के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से एक सामाजिक प्रघटना के रूप में नागरिकता का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अपनी एक अन्य पुस्तक कल्याण के अधिकार एवं अन्य लेख द राइट टू वेलफेयर एंड अदर एसेज 1981 में उन्होंने आधुनिक पूंजीवादी को योजक समाज हाइफनेंट सोसाइटी कहा है, क्योंकि ये कल्याण वर्ग और प्रजातंत्र के विरोधाभासी सिद्धांतों पर आधारित है। मार्शल साहब ने सामाजिक नीति का अध्ययन कर 19वीं शताब्दी में सामाजिक नीति सोशल पॉलिसी इन द 20th सेंचुरी 1965 नामक अपनी पुस्तक में 1890 से 1945 के बीच कल्याण संबंधी नीतियों के विकास का विश्लेषण किया है। मार्शल साहब की नागरिकता की अवधारणा आज भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि इसकी काफ़ी आलोचना हुई है। यह कहा गया है कि नागरिक अधिकारों के विकास की अगली अवस्था के रूप में औद्योगिक प्रजातंत्र के विचार की मार्शल साहब ने अनदेखी की है। एम मन ने उनके विश्लेषण पर एंग्लो केंद्रित और उद्विकासीय होने का आरोप लगाया है। इन आलोचनाओं के बावजूद मार्शल साहब के विचारों ने मॉर्टन, लिपसेट, बेंडिक्स और हेडरेंडाफ हक्सले और लॉकवुड जैसे अनेक लब्ध प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों के कार्यों को प्रभावित किया। मार्शल साहब के समाजशास्त्र संबंधी विचारों को जानने के लिए उनकी पुस्तक चौराहे पर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स 1963 विशेष उल्लेखनीय है। उनकी जो पहली पुस्तक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जो 1949 में आया, सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स जो 1963 में आई, सोशल पॉलिसी इन द 20th सेंचुरी जो 1965 में आई, उसके बाद राइट टू वेलफेयर एंड अदर एसेज 1981 में आई। तो थॉमस एच मार्शल साहब की जो कृति है उनका उल्लेख किया गया है और उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका उल्लेख किया गया है। जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी। अब जो अगले समाजशास्त्री का जो हम वर्णन करने जा रहे हैं उनका नाम है डेविड मार्टिन साहब। डेविड मार्टिन साहब का जन्म 1929 में हुआ। डेविड मार्टिन साहब धर्म के समाजशास्त्र के प्रति किए गए अपने योगदानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस विचार की आलोचना की है कि लौकिकीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक समाजों की एक प्रमुख विशेषता है। उन्होंने अपनी पुस्तक अंग्रेजी धर्म का एक समाजशास्त्र ए सोशियोलॉजी ऑफ इंग्लिश रिलीजन 1967 में स्पष्ट रूप में इस बात को प्रदर्शित किया है कि धर्म में विश्वास और धर्म संबंधी व्यवहार के साक्ष्य लौकिकीकरण की धारणा की पुष्टि नहीं करते। इसी प्रकार अपनी दूसरी पुस्तक धार्मिकता और लौकिकता द रिलीजियस एंड द सेकुलर 1969 में लौकिकीकरण संबंधी अपने सिद्धांत में अंतर्निहित ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय धारणाओं का उन्होंने पुरजोर खंडन किया है। अपनी तीसरी पुस्तक लौकिकीकरण का एक समान सिद्धांत ए जनरल थ्योरी ऑफ सेकुलराइजेशन जो 1978 में मार्टिन साहब ने राज्य और चर्च धर्म संबंधों के विभिन्न प्रतिमानों को समझने के लिए राजनीतिक समाजशास्त्र और धर्म के समाजशास्त्र में समन्वय स्थापित करने की बात कही। उन्होंने शांतिवाद जो 1965 का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का भी प्रयास किया है। सन 1980 में छवि भंजन द ब्रेकिंग ऑफ द इमेज 1980 नामक पुस्तक लिखकर मार्टिन साहब ने ईसाइयत द्वारा हिंसा का प्रतिकार करने के विचार का सूक्ष्म परीक्षण किया है। मार्टिन साहब ने धर्म के समाजशास्त्र से कुछ मिलते जुलते विषयों पर भी प्रचुर मात्रा में लिखा है। अपनी पुस्तकों समकालीन धर्म के उभय संकर द डायलेमाज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलीजन 1978, अराजकता और संस्कृति एनार्की एंड कल्चर 1969 और समय के विरुद्ध क्षेत्र
ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द टाइम्स 1973 में आधुनिक संस्कृतियों में सत्ता और सात्यता के छीन होने की समस्या पर मार्टिन साहब ने लिखा है कि एक पारंपरिक पुस्तक बुक ऑफ कॉमन प्रेयर की रक्षा करने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आजकल वे धर्म और राजनीति तथा धर्म और समाजशास्त्र के संबंधों की खोज में व्यस्त हैं। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें पहला हो गया ए सोशियोलॉजी ऑफ इंग्लिश रिलीजन जो 1967 में आया। दूसरा पुस्तक जो उनका है द रिलीजन एंड द सेकुलर जो 1969 में आया। तीसरा जो है ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द टाइम्स जो 1973 में आया। चौथा हो गया ए जनरल थ्योरी ऑफ सेकुलराइजेशन जो 1978 में आया। उसके बाद अगला पुस्तक हो गया द डायलेमेज ऑफ कंटेम्परेरी रिलीजन जो 1978 में आया। अगला हो गया द ब्रेकिंग ऑफ द इमेज 1980 में आया। उसके बाद एनार्ची एंड कल्चर जो 1969 में आई। तो ये हैरियट मार्टिन साहब का कुछ उनकी कृति का उल्लेख किया गया है, उनकी कुछ पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। जय समाजशास्त्र जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र जय सोशियोलॉजी। अब जो अगली समाजशास्त्री का हम वर्णन करने जा रहे हैं उनका नाम है मार्टिन हैरियट। मार्टिन हैरियट साहब का जन्म 1802 और मृत्यु 1876 में हो गया। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काउंट की कृतियों को अंग्रेजी में अनुदित करने वाली एक अंग्रेज महिला समाजशास्त्री हैरियट मार्टिन साहब स्वयं एक विदुषी समाजशास्त्री थी। वे अपने समय की एक घनीभूत लिखार महिला लेखिका रही है। ऐसा माना जाता है कि उनके लेखनों में भी वही गहराई और तीक्ष्णता थी जो हमें उनके समकालीन पुरुष समाजशास्त्रियों जैसे दुर्खैम और मैक्स वेबर के लेखनों में देखने को मिलती है। यही कारण है कि मार्टिन साहब की गणना प्रथम महिला समाजशास्त्री के रूप में की जाती है। मार्टिन साहब ने 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें और कई सौ लेख व्यावसायिक, स्वास्थ्य, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, धर्म जैसे विषयों को लेकर सामाजिक वर्ग, आत्महत्या, गुलामी प्रथा और महिला अधिकारों जैसे अनेक समाजशास्त्रीय समस्याओं पर लिखे हैं। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अगस्त काउंट की फ्रेंच भाषा में लिखी बहुत प्रसिद्ध कृति प्रत्यक्षात्मक दर्शन यानी कोर्स ऑफ द फिलोसफिकल पॉजिटिव का अंग्रेजी में अनुवाद कर ब्रिटेन के अपने देशवासियों अमेरिका के लोगों को इस पुस्तक से परिचित करवाया। मार्टिन साहिबा ने पुरुष समाजशास्त्रियों के कई दशक पूर्व समाजशास्त्रीय शोध विधियों जैसे विषय पर सर्वप्रथम एक व्यवस्थित शोध प्रबंध लिखा है। उन्होंने अमेरिका की यात्रा कर अमेरिकी जीवन का जो अति संजीव, सूक्ष्म और गहन चित्र खींचा है वो अपने विस्तार एवं गहराई में प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक एलेक्स डी टॉक्विल के लेखनों से मिलता जुलता है। अपनी पुस्तक अमेरिका में समाज में मार्टिन ने धर्म, राजनीति, बालकों के पालन पोषण की विधियों के साथ साथ ब्रिटेन, अपने देश और अमेरिका की प्रथाओं और रीति रिवाजों का बड़ा रोचक वर्णन विश्लेषण किया है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने लिंग एवं प्रजाति के आधार पर परिस्थिति भेद पर विशेष रूप में ध्यान आकर्षित किया है। यह विडंबना ही है कि अनेक प्रारंभिक महिला समाजशास्त्रियों की भांति मार्टिन को भी समाजशास्त्र में भुला दिया गया और उनकी कृतियाँ पुरुष वर्चस्व वाले इस व्यवसाय में उपेक्षा की शिकार बन गई। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं इलुस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 6 वॉल्यूम में आया 1832 से 1834, सोसाइटी इन अमेरिका जो 3 वॉल्यूम में आया 1837 में,
हाउ टू ऑब्जर्व मॉरल्स एंड मैनर्स जो 1838 में आया। ईस्टर्न लाइफ प्रेजेंट एंड पास्ट जो 1848 में आया। हाउस होल्ड एजुकेशन जो 1849 में आया। इंग्लैंड एंड हर सोल्डर्स जो 1859 में आया। हेल्थ हस्बेंड्री एंड हैंडीक्राफ्ट जो 1861 में आया। हैरियट मार्टिन ऑटोबायोग्राफी जो 1867 में आया। तो ये हैरियट मार्टिन साहब की उनकी कृति या उनकी पुस्तकें का उल्लेख किया गया है। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका उल्लेख किया गया है। इनके अलावा भी कुछ पुस्तकें हैं जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी।